मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी में सेकंड लेसन कर रहे थे, तो हम शुरू के 6 पेज पढ़ चुके थे। आज हमारा आगे हेडिंग है जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो भूपृष्ठ का 3/4 भाग यानी कि 3/4 हिस्सा भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जलीय ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह पर 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद भी करते हैं। महासागरों का जो जल है वो लवणीय है और मानवीय भोग के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वो खारा पानी है। एलवन जल है वो केवल 2.7% है। कितना? 2.7% है। और इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमनदियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के अनुसार मनुष्य की पहुंच के बाहर है और केवल 1% एलवन जल उपलब्ध है और यह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौमजल है, नदियां हैं और झीलों में पृष्ठ जल के रूप में है और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए जो अलवणीय जल है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न चढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, ना इसको हम बढ़ा सकते हैं। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का प्रयोग करके न केवल पीने और धुलाई में करता है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में भी इसका प्रयोग करता है। जो जल है वो कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग है और बढ़ता हुआ नगरीकरण भी और बेहतर होता जीवन स्तर है। जल उपलब्धता की समस्या क्या है? विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग और उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है और इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अगर हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो जल संसाधनों का संरक्षण कैसे हो सकता है? देखो, आज के विषय में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुँचना बहुत बड़ी समस्या है। इस चुनौती समस्या संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यदि जल एक अनवीकरणीय जल संसाधन है, फिर भी इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के अनुपयुक्त बना रहे हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकाय में औद्योगिक स्त्राव जल के प्रमुख संदूषक है, यानी जल को प्रदूषित कर रहे हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट, धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बाह्य स्रोतों की उपयुक्त विधि से शोधित करके जल में प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। अगर हम शुद्ध करके इसको जल में डालेंगे तो वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद कर देते हैं, उनकी गति कम हो जाती है और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल की नुकसान को रोकने के लिए क्षेत्र को स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई को ड्रिप प्रणाली अथवा टपकन प्रणाली बहुत उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को सुरक्षित किया जा सकता है। फिर है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तु में देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दोप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? ये बेंत और बांस की बनी हुई है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी है वो रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित हो जाती है। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम के कीटों से प्राप्त होता है और
जो शहतूत के पेड़ों पर पाए जाते हैं, रेशम के कीट अतः शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक प्रकार के विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए संकर क्षेत्र में ही पाई जाती है, जिन्हें हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं और इन सबसे मिलकर पारितंत्र बनता है। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन होते हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और जिससे हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में भी कार्य करते हैं और भूमि के जल के संग्रहण में भी सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग है, उनमें से आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पशु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आदि आते हैं। उनमें हम दूध, मांस, खाल और ऊन की प्राप्ति होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र के अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर करती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गीध मृत जंतुओं को खाने में के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाती है। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा गया, जैसे वन, घास भूमि, स्थल, गुल्म और टुंड्रा प्रदेश। जो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं और इस प्रकार वन प्रचुर जलापूर्ति करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता भी कम हो जाती है। यानी कि जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वृक्ष ज़्यादा होंगे, कम वर्षा की वृक्ष कम होंगे। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले पौधे और घास उगती है, जिसमें विश्व के घास थालों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ जैसे गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन में होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियों को कांटेदार और मोम वाली सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकन शामिल है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस प्रकार उनसे अब कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों को वृक्ष काट दिए जाते हैं और विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है और बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। वन जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही पारितंत्र को भी रक्षित करते हैं। जलवायु में होने वाले परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के वास्तविक आवास नष्ट हो गया है। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकट में हैं और कुछ लुप्त होने की कगार में है। वन उन्मूलन, मृदा प्रदन, निर्माण कार्य, दावानल होता है, जंगल की आग, भूस्खलन होता है, जमीन का खिसकना आदि से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। जो आज की हमारी मुख्य चिंता उसमें एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या को बढ़ावा देना है, जिसमें कुछ खास प्रजातियों को की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु होते हैं वो खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकरण शिकार किया जा रहा है। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर ही किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियाँ, झीलों की आर्द्र भूमि का संरक्षण और मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए इनको बहुत जरूरी है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्यों ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं को अंधाधुंध शिकार के लिए मारा जा रहा है। वे विलुप्त हो रहे हैं और विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्राकृतिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वनम महोत्सव बना लिए, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षी और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेर, चीते, हिरन, भारतीय सर और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑफ ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिसमें क्या है कि प्राणी और पक्षियों को की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार पर प्रतिबंध है और पौधों और प्राणियों की संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।
तो आज हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप इस लेसन को ध्यान से सुने समझे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ओके।